Everyone, good evening. Today we discuss here अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाएं। इससे एक प्रश्न अवश्य जो है आपके एग्जाम में आता है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्रधान इलाहाबादी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। शुरू करते हैं। वुडवर्थ के अनुसार ये अधिगम की परिभाषाएं देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। तो जो नवीन ज्ञान क्या है? जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव और प्रत्यक्षीकरण करते हैं वही ज्ञान होता है, वो ज्ञान का स्वरूप हो जाता है। तो यहाँ पर नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। ये बिहार टेट में 2011 में पूछा गया है। गेट्स व अन्य के अनुसार अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो अधिगम क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण के उपरांत जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो क्या है? अधिगम है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो लर्निंग क्या है? बिहेवियर में मॉडिफिकेशन है। नित्य प्रतिदिन जो है मॉडिफिकेशन होता रहेगा। ये छत्तीसगढ़ टेट में, झारखंड टेट में पूछा गया है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम होता है। क्या होता है? अधिगम इम्पॉर्टेंट है। अधिगम की विशेषता की बात करते हैं तो सीखना संपूर्ण जीवन काल तक चलता रहता है। मनुष्य जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं कर देता तब तक सीखता है, समझ लीजिए। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। जो एक बार सीख लेता है वो जल्दी भूलता नहीं, वो स्थायीकरण हो जाता है, लगातार अभ्यास करता रहता है। सीखना सार्वभौमिक है, यूनिवर्सलाइजेशन, यानी चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका, चाहे जहाँ हो, हर जगह लर्निंग होता है। सीखना विकास या अभिवृद्धि है। सीखना अनुकूलन है। सीखना नया कार्य है। सीखना अनुभवों का संगठन है, कंस्ट्रक्शन और कलेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। सीखना उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना वातावरण की उपज है। सीखना सक्रिय है। सीखना खोज है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। तो यहाँ पर पॉइंट इनको जो है आपको अपने माइंड में हमेशा रखना, ये इम्पोर्टेंट है। आए हुए क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं। तो नेक्स्ट अधिगम के प्रकार की बात करते हैं। अधिगम के प्रकार। अधिगम किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर, क्या किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है शाब्दिक, दूसरा है गत्यात्मक, तीसरा है समस्या समाधान अधिगम। ये स्ट्रक्चर है, आप इसके आधार पर समझ सकते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में अधिगम को 3 पक्षों में विभक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, चेष्टात्मक या क्रियात्मक जिसको कहते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उससे बहुत कुछ आप समझे होंगे, क्योंकि ब्लूम का टैक्सोनॉमी इम्पॉर्टेंट है, वो आता है। तो उसमें कॉग्निटिव जो है, अफेक्टिव और साइकोमोटर 3 टाइप्स का बताया गया था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, इसको ज़रूर आप चेक कीजिएगा। तो शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर अधिगम कितने प्रकार का? 3, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या इसी को चेष्टात्मक कहते हैं। शिक्षण के स्तर के आधार पर अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्मृति, अवबोध और चिंतन। बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या? स्मृति, अवबोध और चिंतन। तो मेमोरी लेवल पर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक, थिंकिंग, ये तीनों स्तर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। निम्नतर स्तर से उच्चतम स्तर की ओर अगर चलें तो इसमें जो है स्मृति स्तर सबसे निम्न स्तर है, अवबोध स्तर बीच का है, चिंतन स्तर सबसे उच्च स्तर माना जाता है और होता भी है।
कोई भी कंक्लूजन अगर हमें करना है तो वो चिंतन स्तर से ही स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैं बताने चल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। R.N. गैने ने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए अधिगम को 8 भागों में विभक्त किया, जो कि सोपान की क्रम की रूप में व्यवस्थित किया गया है। और आप देख सकते हैं संकेत अधिगम, पहला क्या है संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक बहुविभेद, संप्रत्यय सिद्धांत, समस्या समाधान। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा और माइंड में कब रखिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चंस हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो अधिगम प्रभावित करने वाले कारक हैं बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक थकान, विषय सामग्री का स्वरूप बहुत बड़ा होने से भी खींच लगती है, सीखने की इच्छा, परिपक्वता, वातावरण, प्रेरणा और व्यक्तित्व, ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं जो प्रभावशाली विधि हैं मानी जाती है? तो पहला करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द लर्निंग मेथड। निरीक्षण करके, ऑब्जर्वेशन, परीक्षण करके, एक्सपेरिमेंटल, सामूहिक विधियों द्वारा, मिश्रित विधियों द्वारा, सीखने की स्थिति, वाद विवाद, सम्मेलन विचार, कार्यशाला, खेल के द्वारा, ये जो है सीखने की प्रक्रिया में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, इसके अतिरिक्त वाचन विधि, प्रयास एवं त्रुटि विधि, पूर्ण विधि, अंश विधि, अंतराल विधि, सतत विधि अधिगम की अन्य विधियां हैं। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि अधिगम विधियां कैसी हों, तो किसी भी विषय का शिक्षण बच्चों के पूर्व ज्ञान एवं अर्जित क्षमताओं पर निर्भर करता है। सीखने की विधियां ऐसी हों जो बच्चों को सीखने में आत्मनिर्भर बनाएं, बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित हों, वे सीखने में आनंद अनुभव करें, उनमें आपस में सहयोग की भावना विकसित हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। और अधिगम के सिद्धांत एवं प्रतिपादक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसको तो आपको एकदम माइंड मेकअप कर ही लेना है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत E.L. थार्डाइक ने दिया। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत इवान पी पावलोव ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन B.F. स्किनर ने। सीखने की का प्रबलन सिद्धांत, प्रबलन से हल, प्रबलन तो हल। समीपता अनुबंधन सिद्धांत एडविन रे गुथरी। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत वोल्फगैंग कोहलर। चिन्ह अधिगम, चिन्ह, जिस व्यक्ति का पैर बहुत बड़ा होता है तो क्या होता है, उसका चिन्ह बन जाता है कि नहीं बन जाता है, पैरों के निशान लगते हैं ना, तो आप इसी से लगाइए अंदाज़ा। टाल मैन, टाल माने बड़ा, मैन माने आदमी, तो चिन्ह अधिगम में टाल मैन। अधिगम क्षेत्र पोर्ट लेविन। सामाजिक बंडूरा। मानवतावादी अधिगम अब्राहम मैस्लो। सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर। संज्ञानात्मक जेरोम ब्रूनर। आधुनिक संज्ञानात्मक डेविड आशुबेल। अनुकरण विधि मिलर डेलगार्ड। और निर्माणिक अधिगम सिद्धांत जो है सिमोर पेपर। तो अब आते हैं अच्छे सिमोर पेपर निर्माणिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अच्छे अधिगम शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए? आप लोग भावी शिक्षक बनने वाले हैं तो आप लोगों के अंदर ये गुण होने चाहिए, नहीं है तो उसको अपने अंदर मॉडिफिकेशन कीजिए, परिमार्जन कीजिए, बिहेवियर को अच्छी तरह लाइए। अच्छे शिक्षक के गुण होने चाहिए। गतिविधियों के निर्माण की क्षमता, स्पष्ट निर्देश, बच्चे की मानसिक क्षमता पहचानना, निरंतर सीखने वाला, विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान, तो निरंतर सीखने वाला होना चाहिए, झिझक ना होना, पूर्व ज्ञान से जोड़ने का कौशल, शिक्षा पूर्व योजना, वक्ता के साथ श्रोता, भय मुक्त कक्षा, पूर्वाग्रह मुक्त हो, पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए। ये चीज़ें आपके अंदर होंगी तो निश्चित ही एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप जो है आगे पक्षपात नहीं होना चाहिए, शिक्षक के अंदर सबसे बड़ी बात। तो आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आप सब इसका लाभ उठा सकें।
थैंक यू।